Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो कि पहला लेक्चर है, इट इज़ वेरी फर्स्ट लेक्चर। एंड ओब्वियसली जो फर्स्ट लेक्चर होता है वह लेक्चर होता है आपका इंट्रोडक्टरी, ठीक ना, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो सॉम बोलते हैं शॉर्ट में, इसी को सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी सब्जेक्ट का नाम जो है सॉलिड मैकेनिक्स है, और इसी का मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड भी है, MOM भी बोलते हैं, मॉम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं इसको। और इसमें आज इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सिलेबस क्या है, इसकी पूरी आज सिलेबस की भी बात करेंगे। और बेसिकली हम जो सिलेबस आपका डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स, ये चैप्टर या ये सिलेबस इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में कवर होते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस होगा RGPV या यूपी का या बिहार में जो AKTU है, इन सब यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। और सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम पढ़ने के बाद इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और लास्ट में स्कोप क्या है इसका, स्कोप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, सिलेबस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एप्लीकेशन एंड स्कोप हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, आइए थोड़ा सा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत कहाँ से है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये निकल करके आता है आपका कहाँ से? मैकेनिक्स से। समझिएगा थोड़ा सा, कहाँ से निकल करके आता है? मैकेनिक्स से। अब बोलिएगा सर मैकेनिक्स से कैसे निकल करके आता है, जरा सा हमको ये बताइए। तो देखिए दोस्त, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या इसके ऊपर यदि आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? इट विल चेंज इट्स पोजीशन। जब आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और ये जो है पोजीशन चेंज होकर के कहाँ पर आ गया? मान लीजिए यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स के कारण क्या हो गया? मोशन आ गया। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट में। तो जब मोशन की हम जो है बात करते हैं तब क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अब देखिए, मैकेनिक्स के भी कई सारे टाइप हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस तो नहीं करेंगे डिटेल में, लेकिन मैकेनिक्स में जो है आप पढ़े होंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। क्या पढ़े होंगे? स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। फिर आप पढ़े होंगे काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ठीक ना। लेकिन हम ये सब अंदर हम नहीं जाएंगे, हम तो सीधी से एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं आपसे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है हमारा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है आप फोर्स लगाएंगे तो इसका क्या होगा? पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? पोजीशन चेंज होगा। जो पहले यहाँ पर था AB, अब ये जो है AB कहाँ चले गया? यहाँ A' B' पर चले गया, ठीक ना। तो इट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। लेकिन तब क्या होगा? अच्छा, जब पोजीशन चेंज हो गया, जब मोशन आ गया, तो हम जो है, जो मोशन यदि आ गया तो मोशन से क्या निकला हमारा? मैकेनिक्स। क्या निकला हमारा? मैकेनिक्स। लेकिन इस मैकेनिक्स में भी एक चीज़ तो और हो सकता है ना, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमको मालूम है कि हम जब यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे, क्या? F, तो इट विल चेंज इट्स पोजीशन। लेकिन यदि हम F इधर से लगाए और इधर से भी उतना ही फोर्स किसी ने लगा दिया, तब क्या होगा? क्या मोशन होगा? नहीं होगा। या कोई वाल है, ठीक ना, वाल पे आप फोर्स लगाते हैं
तो क्या दीवार में मूवमेंट होगा? नहीं होगा। देयर विल बी नो एनी मूवमेंट इन दी वॉल। तो जब वॉल में या कोई हेवी ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत बड़ा स्टोन है, तो उसमें ऑब्वियसली जो है आपका मूवमेंट नहीं होगा। तो जब उसमें मूवमेंट नहीं होगा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, तब जो है होगा क्या? देयर विल बी नो मोशन एट ऑल। यदि मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। होगा क्या? देयर विल बी डिफॉर्मेशन। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि आप फोर्स लगाएंगे, यदि मोशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, दोनों साइड से कंप्रेस हो जाएगा। यदि कंप्रेस होने के लायक होगा तो, ठीक ना। अच्छा, तुरंत कंप्रेस तो नहीं हो जाएगा, ठीक ना, इट विल टेक टू मच फोर्स। जैसे कोई रबर की बॉडी है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, यदि आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो कंप्रेस होगा। लेकिन कंप्रेस कब होगा? जब वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को जो है अपने पास रखेगा। तो यदि हम मोशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन। क्या होगा दोस्त? डिफॉर्मेशन। और इस डिफॉर्मेशन के मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। ये सिर्फ सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। लिक्विड में ऐसा डिफॉर्मेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर? फ्लूइड मैकेनिक्स में। लेकिन यदि सॉलिड का डिफॉर्मेशन हो जाए तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? सॉलिड मैकेनिक्स। और इसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। अब बोलिएगा सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों बोलते हैं और सॉलिड मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? देखिए, मैकेनिज्म ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड मैकेनिक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल की यदि हम बात करें तो देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ द मटेरियल। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं जनरली, वह किसकी बात करते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल की। इंजीनियरिंग मटेरियल में भी फेरस, नॉन फेरस, ये सब बहुत सब टाइप के हैं। तो हम एनीवे किसी भी जो है इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो यदि हम कोई डक्टाइल मटेरियल जिसमें कि डिफॉर्मेशन संभव है, ठीक ना, कंप्रेशन संभव है, कोई कोई चीज़ को, अब जैसे रबर को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, और फिर फोर्स हटाएंगे तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, कोई मटेरियल है, ठीक ना, कोई मटेरियल है, मान लीजिए कि ये रबर है, ठीक ना, ये रबर है, और ये एक मटेरियल है जो क्या है? स्टील है। ये कोई मटेरियल है, ठीक ना, ये क्या है? एल्युमिनियम है, ठीक ना। इस तरह से अलग अलग मान लीजिए कि मटेरियल है, वेराइटी ऑफ द मटेरियल है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, ठीक ना, इसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये देखिए कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। आप इसके ऊपर टेंसाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्या? टेंसाइल भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम खींच दे, दोनों तरफ से पुल कर दें, ये पुश है और ये पुल है, तो पुल में क्या होगा? इलोंगेशन होगा, देयर विल बी इलोंगेशन। जो अभी यहाँ था वो खिंचा करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये कंप्रेस होकर के ऐसा हो जाएगा, कुछ होगा कि नहीं, और ये भी कंप्रेशन आप लगा रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या तीनों में इक्वल फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा इक्वली? नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो है आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन आपने लगाया, ठीक ना, यहाँ पर उसी के लिए स्टील में आपको कितना लगाना पड़ेगा? हो सकता है कि 1000 न्यूटन आप लगाएं तो भी जा करके ये कंप्रेस ना हो, और ज़्यादा लगाना पड़े। एल्युमिनियम में हो सकता है कि 800 न्यूटन लगाना पड़े, ठीक है, तब जा करके इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो है पुल के लिए मान लीजिए कोई मटेरियल है, कॉपर है, तो यहाँ हो सकता है कि आपको इसके इलोंगेशन के लिए क्या हो करना पड़े, हो सकता है कि 2000 न्यूटन लगाना पड़े, तब जा करके हो। तो सब में अलग अलग फोर्स लगाना पड़ा या नहीं? सिंगल फोर्स में तो सब डिफॉर्मेशन हुआ नहीं, ठीक ना, सबके लिए क्या करना पड़ा? अलग अलग फोर्स लगाना पड़ा। तो यहाँ पर जो अलग अलग फोर्स लगाना पड़ा और तब जा करके डिफॉर्मेशन हमको मिला, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस मटेरियल के अंदर कोई ना कोई एक बैठा हुआ है। जैसे
ये हमारा कोई मटेरियल है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस होगा। लेकिन ये कंप्रेस हुआ, ठीक है ना, कितना कंप्रेस होगा ये भी आपको अभी नहीं मालूम है, लेकिन कंप्रेस हुआ तो मान लीजिए कि आप 20 न्यूटन लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 200 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ा, 2000 लगाए तब थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, टू, ठीक है ना, 20,000 लगा दिए मान लीजिए तब पूरा कंप्रेस हो गया, ठीक ना। और कहने का मतलब ये है हमारा कि इसका मतलब कि जो आप इधर फोर्स लगा रहे थे इसमें कोई ना कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लग रहा है। भाई लग रहा है तभी तो, ये जैसे रबर है आपका और रबर के ऊपर आप जब फोर्स लगाते हैं तो ये इजिली इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेट होकर के ऐसा हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर यही जो है आपका कॉपर है और इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब जाकर के थोड़ा सा इलोंगेशन इसमें होता है। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल के अंदर जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में एक इंटरनल कोई काम कर रहा है, इसको इलोंगेट नहीं होने दे रहा है। या यदि आप कंप्रेस कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, जो कि आपके एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। तो दिस एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, तो यहाँ पर जो आप फोर्स लगाते हैं तो ये क्या लगाते हैं जनरली पर यूनिट एरिया, एरिया ज़्यादा होगा। एरिया कैसे ज़्यादा होगा इसका फिगर देख लीजिए, यदि आप 3D देखेंगे तो ऐसा कुछ होगा या नहीं। तो ये एरिया हो गया, तो ये फोर्स, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक्सटर्नल, तो अब इसको हम लोग बोलते हैं हर मटेरियल की क्या है स्ट्रेंथ अलग अलग है, क्योंकि डिफॉर्मेशन अलग अलग मिल रहा है अलग अलग फोर्स लगाने पे। तो यहाँ पर डिफाइन होता है हमारा क्या स्ट्रेंथ, ठीक ना। तो ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस offered by the material against the external applied force, ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक ना। अच्छा ये अप्लाइड फोर्स क्या हो सकता है, पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तब इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा जिस बॉडी का, उसके लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप 200 न्यूटन लगाए एल्युमिनियम के ऊपर, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, 800 लगाए तो डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है 200 न्यूटन तो है कम से कम, क्योंकि 200 न्यूटन पर ये डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो बेसिकली दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्लासिफाइड एज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब इसी को न्यूमेरिकली यदि हम निकालते हैं, ठीक है ना, क्या न्यूमेरिकली यदि हम देखते हैं, न्यूमेरिकली यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो आपने अप्लाई किया, ठीक है ना, फोर्स आपने अप्लाई किया और पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस मैथमेटिकली, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग स्ट्रेस सिग्मा से, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यही फोर्स पर यूनिट एरिया जो है हमारा प्रेशर भी होता है, लेकिन प्रेशर क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, और ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब कोई मटेरियल है, इसकी लेंथ L है, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाए हैं, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाए हैं तो इसमें आ गया क्या डिफॉर्मेशन, ठीक है। और ये डिफॉर्मेशन होकर के पहले जो ये लेंथ L था, यहाँ पर लेंथ L था, ठीक है ना, और लेंथ L था, अब ये बढ़कर क्या हो गया L डैश, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ,
चेंज इन लेंथ क्या हो गया, एल डैश माइनस एल, ठीक ना। तो अब रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ यदि निकालते हैं तो क्या होगा, ये चेंज इन लेंथ ये हो गया, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन, और इसी को टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, ठीक ना। तो इस डिफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ दो ही चीज पढ़ना है हम लोग को, क्या, इस पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप ध्यान देंगे तो सिर्फ दो ही चीज है, एक है मैंने सॉम के दो ही बच्चे हैं, एक स्ट्रेस, ठीक है, जिसको आपने स्ट्रेंथ कहा था, और दूसरा होगा स्ट्रेन, ठीक ना। जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन होगा ही होगा, ठीक है ना, जब स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस होगा ही होगा, बिना, ठीक है ना, आग का धुआं नहीं निकलता है। इसका मतलब कि जहां स्ट्रेस होगा स्ट्रेन होगा, जहां स्ट्रेन होगा वहां स्ट्रेस होगा। तो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम ही पड़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक पार्ट होगा आपका स्ट्रेस इधर, और दूसरा पार्ट होगा इधर स्ट्रेन। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में जितना पढ़ेंगे सब जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, ठीक ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें, तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब थोड़ा सा पहले हम देख लें क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का एक सेपरेट वीडियो है, वो आप आगे जा करके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं बिहेवियर, या जो है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन सब की प्रॉपर्टीज जो है पैरामीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। पैरामीटर के अकॉर्डिंग कैसे, एक ही आदमी का बिहेवियर घर में अलग होता है, ऑफिस में अलग होगा, कॉलेज में अलग होगा, बाहर अलग होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से इसका भी अलग अलग आदमी, दैट मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होगा मटेरियल का, इलेक्ट्रिकल होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, थर्मल बिहेवियर होगा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होगा, और एक होता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली यदि हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, किसकी बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मैग्नेटिक में मैग्नेट की बात करेंगे, और थर्मल में टेम्परेचर की बात करेंगे, और मैकेनिकल में बात करते हैं हम किसकी, फोर्स की, किसकी बात करते हैं, फोर्स की, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की सेपरेट वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ। कोई मटेरियल है, ठीक ना, अब मटेरियल कौन सा होगा, हमेशा हमारा सॉलिड मटेरियल। फ्लूइड रहेगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। फ्लूइड मैकेनिक्स की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की डिटेल कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। बात करें हम सॉलिड मटेरियल की, तो जब इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें इलोंगेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इलोंगेशन हो रहा है तब हम इसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में भी क्या होता है कि जब आप इसको इलोंगेट करेंगे तो इट विल इलोंगेट, ठीक है ना, ये क्या होगा, इसके अंदर इलोंगेशन होगा, और जैसे ही इसको आप फोर्स को हटाएंगे, जीरो करेंगे, तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। या तो ये एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, या कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप फोर्स लगा रहे हैं और बिल्कुल ही जो है बिल्कुल ही डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे ये वुडन मटेरियल है या कोई प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल करके, प्लास्टिसिटी। और यहाँ पर इलास्टिसिटी के ही
मतलब इलोंगेशन हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और इसके पहले हम आपको स्ट्रेंथ तो बता ही चुके हैं। अच्छा, कुछ कुछ हम बोलते हैं कि मटेरियल इज टू मच हार्ड, तो हार्डनेस इज अगेन ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हार्डनेस इज अगेन वन मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हार्डनेस मतलब कोई मटेरियल कितना हार्ड है, इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं दो तरीके से, एक ब्रिनल हार्डनेस नंबर और एक रॉकवेल हार्डनेस नंबर। हार्डनेस इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्क्रैच। ठीक है, किसी किसी मटेरियल को आप स्क्रैच कीजिए तुरंत हो जाए, किसी मटेरियल पे नहीं होता है। तो डायमंड बॉल होता है जिससे कि हम लोग स्क्रैच करके देखते हैं, इंडेंटर रहता है, उस इंडेंटर से इंडेंट करते हैं मटेरियल को और फिर चेक करते हैं। हार्डनेस के बाद एक मटेरियल प्रॉपर्टी है टफनेस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हार्डनेस और टफनेस दोनों तो एक ही चीज है। बिल्कुल एक चीज नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है ना, जब कोई लोड बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक लग रहा हो, जैसे कोई टावर है, कोई विंड टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है, बहुत ज़्यादा दिन तक यदि आप एक लॉन्ग लोड, हाई लोड लगाते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, तो उसको हम लोग, उसके अंदर जो है क्रैक जनरेट हो जाता है, जिसको कि आगे चल करके हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। ठीक है ना, और एक प्रॉपर्टी होती है स्टिफनेस। ठीक है ना, तो इसमें होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स कि कोई एक स्प्रिंग का एग्जांपल आपको हम यदि दें, स्प्रिंग में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। कोई कोई स्प्रिंग पे आप देखेंगे कि कम लोड लगाएंगे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा लोड लगा रहे हैं फिर भी कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट इज दी स्टिफनेस। स्टिफनेस इज दी लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, सॉरी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, मतलब ज़्यादा लोड रहेगा डिफ्लेक्शन कम रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। ठीक है, दैट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा। इसको इंडिकेट करते हैं किससे? डेल्टा से। और स्टिफनेस के बाद जो है एक प्रॉपर्टी होती है रेजिलियंस। अब रेजिलियंस दैट मीन्स कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल बिफोर फेल्यूर। रेजिलियंस में ही जब हम बताएंगे सेपरेट वीडियो में, तो इसी में आता है प्रूफ रेजिलियंस, एक मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आता है। ठीक ना, दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो कि हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम लोग देख लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिए। अब बात करें हम लोग सिलेबस की। सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेबस जो है हम एक ओवरव्यू देंगे। ठीक ना, क्या ओवरव्यू देंगे? सिलेबस में सबसे पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टी तो पढ़ ही लिए, बता ही दिए, मटेरियल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ बता दें आपको कि जब मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो मैकेनिक्स की शादी हुई और इसके 3 बच्चे हैं बेसिकली, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 3 बच्चे हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बोलिएगा सर क्या बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में जब हम फोर्स लगाते हैं और डिफॉर्मेशन होता है तो इसको बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, और इसी को शॉर्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, जो कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसकी सिलेबस की बात करेंगे। जब लिक्विड पे बात करेंगे तो लिक्विड पे नहीं बल्कि एक्चुअली बात करते हैं किसकी? फ्लूइड की। ठीक है ना, फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाता है और एयर वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि हम लोग एक अलग सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। अच्छा, गैस के जो मोलिकुल होते हैं कभी भी स्टैटिक तो रहते नहीं, हमेशा डायनामिक रहते हैं, इसीलिए गैस मैकेनिक्स के जगह पर हम लोग बोलते हैं इसको गैस डायनामिक्स, जो कि आप यहाँ पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के रूप में। ये भी एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट है, गैस डायनामिक्स। आ रही बात समझ में? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसके बाद आप पढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन। अब देखिए, कोई भी मटेरियल होगी तो उसका कुछ शेप होगा कि नहीं? ठीक है ना, कुछ शेप होगा,
कुछ साइज होगा, कुछ वेट होगा, ये इटीसी। तो जो शेप वाली क्राइटेरिया है उसके लिए हम लोग निकालते हैं क्या, बेसिकली CG एंड MI, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हर तरह का जो सेक्शन होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो, ट्रेंगुलर सेक्शन हो, सर्कुलर सेक्शन हो, H सेक्शन हो, I सेक्शन हो, T सेक्शन हो, S सेक्शन हो, ये सभी तरह के जो भी सेक्शन है सबका हम लोग CG और MI निकालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ कंबाइंड कंपाउंड सेक्शन होगा, जैसे कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसके बगल में ट्रेंगल है, इसके ऊपर जो है, तो अब इसका कोई पूछता है कि MI निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, सेंट्रॉयड निकालिए, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के भी दो पार्ट हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के भी एक पार्ट पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, और एक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में आप वेरियस टाइप ऑफ दी स्ट्रेस पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ दी स्ट्रेन पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रूफ स्ट्रेस, फटीग, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, जिसको कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा SFD एंड BMD। SFD एंड BMD शॉर्ट में बता रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है बेसिकली थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद जो है आगे बताएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से काटते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं या धीरे धीरे काटते हैं। ठीक है, तो जब धीरे धीरे काटते हैं, अर्थात धीरे धीरे जब आप फोर्स लगाते हैं, तो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है, जो लेयर टू लेयर, जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो नंबर ऑफ लेयर से कंपोज्ड है, बना हुआ है, तो लेयर टू लेयर जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड शियरिंग। और जब यही जो बेंड होने लगेगा, बेंड होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि बेंड हो गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर ही जो है डायरेक्ट बेंडिंग, डायरेक्ट लोड, बेंडिंग लोड, शियरिंग लोड, ठीक है ना, कंबाइंड शियरिंग एंड बेंडिंग, ये सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है ना, कि कोई भी बीम है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, यही खड़ा रहेगा, जब लोड जब ऐसे लगेगा, ठीक है ना, किसके, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, जब एक्सिस के अलोंग लोड लगेगा तो क्या बोलते हैं, पिलर या कॉलम। क्या बोलते हैं, पिलर या कॉलम। यदि इसकी लेंथ अपॉन डायमीटर की रेशियो ग्रेटर देन 20 हो, लेंथ, इसकी लेंथ हो गई और डायमीटर, तो लेंथ अपॉन डायमीटर ग्रेटर देन 20 हो तो ये क्या होता है, कॉलम। और यदि 20 से कम है तो क्या होता है, पिलर। इसी को हम यदि इंक्लाइंड कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कई जगह आप सपोर्ट रहता है ना इस तरह से लगा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कॉलम एंड स्ट्रट भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की। ठीक है ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस सबका बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखेंगे, और भी बहुत कुछ इसमें सीखना है। बहुत लंबा टॉपिक है ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इसके बाद एक टॉपिक आएगा हमारा टोर्सन ऑफ द शाफ्ट। टोर्सन ऑफ शाफ्ट दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना आप मशीन शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट, ये सब देखते हैं, क्या है, कोई भी गोल जो है ना, जैसे ये भी एक अपने आप में शाफ्ट है, ये दिस इज बेसिकली पावर ट्रांसमिटिंग यूनिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, इसमें जो है हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे,
ठीक है ना, कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोग स्प्रिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्रिंग जो है एक अलग चैप्टर ही रहेगा आपका, मान लीजिए। फिर प्रेशर वेसल भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रेशर वेसल भी पढ़ेंगे। उसके बाद कॉलम एंड स्ट्रट जो हमने ये बताया आपको, यहाँ तो हम लोग बीम पढ़ लेंगे अभी। फिर कॉलम एंड स्ट्रट, इसका एक सेपरेट यूनिट है। क्या है, कॉलम एंड स्ट्रट। प्रेशर वेसल किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बॉयलर वगैरह जो है ना, बड़े बड़े, जैसे आपके घर में जो प्रेशर कुकर है, दैट इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ प्रेशर वेसल। ठीक है। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे इसी में प्रेशर वेसल के बाद थ्योरी ऑफ फेल्यूर, थ्योरी ऑफ फेल्यूर। ठीक है ना। तो ये सब एक मोटा मोटा टॉपिक है जो हमने आपको बताया, जिसमें रैंकाइन थ्योरी और शियर थ्योरी सब पढ़ेंगे। तो ये हम एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने आपको दिया किसके लिए, सिलेबस का। ठीक है ना, कि ये सब सिलेबस है। ठीक है। अब इस सिलेबस में तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ जो है और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है ना। मिसलेनियस टॉपिक कैसे, जैसे इसमें जो है आप स्ट्रेसेस इन बीम जो है ना आप पढ़ेंगे। स्ट्रेसेस इन बीम, स्ट्रेसेस इन बीम मतलब यहाँ पर है बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस तो मैं आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में ही पढ़ा दूंगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस। क्या, शियर स्ट्रेस इन बीम पढ़ेंगे। ठीक है। और जो है डिफॉर्मेशन ऑफ बीम पढ़ लिए। उसके बाद कुछ ट्रस मेंबर्स के जो है आप टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, ट्रस मेंबर्स जो आप ब्रिज स्ट्रक्चर ये सब देखते हैं, तो वहाँ पर का ये टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद तो सिलेबस ये हो गया। अब सिलेबस यदि हो गया तो अब हम देखें थोड़ा सा, क्या सिलेबस हो गया। अब एप्लीकेशन एंड स्कोप देख लें। एप्लीकेशन क्या है, जहां भी एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है आपका, उसको समझ लीजिए। तो काम जो है, देखिए ये इंजीनियरिंग मटेरियल आज की डेट में कहाँ यूज नहीं हो रहा है, सभी जगह यूज हो रहा है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल जो है, तो जहाँ मटेरियल इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो मटेरियल की बनाएंगे, लेकिन कौन सा मटेरियल वहाँ यूज करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, उस प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किस तरह का मटेरियल हमें यूज करना है। वह मटेरियल का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको चाहिए होगा किसकी नॉलेज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो, फॉर एग्जांपल कोई आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो सिविल स्ट्रक्चर हो या मैकेनिकल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर है, कोई फ्रेम बनाते हैं, ठीक है ना, कोई सपोर्ट बनाते हैं आप, ठीक है ना, कोई सपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, या कोई आप जो है बीम बना रहे हैं, और वो बीम कहाँ पर यूज हो रहा है, पिलर बना रहे हैं, वो पिलर कहाँ यूज हो रहा है, पानी पीने के लिए ग्लास ही बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना मजबूत होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, वो कैसे आप निकाल पाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। देयर इज ए लैब, आई एम हैविंग ऑल दैट वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट इटसेल्फ। ठीक है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि किस तरह से इनकी हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे इनका स्ट्रेंथ, वो तो आपको पता चल जाएगा, अभी पढ़ाएंगे। और लैब में एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे वो भी हमने बताया है। ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन तो यही है। दूसरा एप्लीकेशन आप जैसे देखते होंगे ना कि बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, तो बिल्डिंग में मटेरियल यूज करते हैं कि नहीं, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सीमेंट की, ब्रिक्स की। अब ब्रिक की स्ट्रेंथ आपको जानना जरूरी है। रोड बना रहे हैं तो रोड में जो कंक्रीट यूज करेंगे, आरसीसी जो यूज करेंगे, उसका स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आप कहीं ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, घर में जो मटेरियल यूज करेंगे वही ब्रिज में नहीं यूज करते हैं। ब्रिज में ऑलवेज हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। कहीं आप मकान खरीदते हैं और खुद से बनवाते हैं, खुद से बनवाएंगे तो अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, लेकिन अच्छा मटेरियल आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा है, तो फॉर दैट यू विल नीड टू नो दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यू विल नीड टू कॉन्टेक्ट टू दी इंजीनियर्स हैविंग द नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है।
उसी तरह से कोई मशीन कंपोनेंट बनाते हैं आप, कोई भी मशीन कंपोनेंट बनेगा किसका, मटेरियल का ही ना। कोई भी मशीन कंपोनेंट बनाते हैं आप, ठीक है ना। आप टावर्स कहीं बना रहे हैं, आप देखे होंगे टावर्स, बड़ी बड़ी टावर्स देखे होंगे, ठीक है ना। कहीं आप फैक्ट्री बना रहे हैं आप, ठीक है ना। कहीं आप ट्रस बना रहे हैं, ठीक है ना, ट्रस मेंबर्स। आप एयरक्राफ्ट डिजाइन कर लें, आप एयरक्राफ्ट हो या ट्रेन हो या क्या हो, बस हो या साइकिल ही क्यों नहीं हो, आपका बाइक क्यों नहीं हो, सब में मटेरियल लगा है, सबकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। अब हमारे लिए आप साइकिल खरीदेंगे और एक छोटे बच्चे के लिए, दोनों के लिए मटेरियल अलग अलग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेट अलग है, एक छोटे बच्चे का वेट अलग है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली दैट यू कैन मैनेज द स्ट्रेंथ, एंड एज स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है ना। ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा तो ज़्यादा कॉस्ट होगा, कम स्ट्रेंथ होगा कम कॉस्ट होगा, सिंपल सी बात है। ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब हाई क्वालिटी का मटेरियल होगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ मटेरियल की हर जगह जरूरी है, खास करके इंडस्ट्री में जहां पर इस तरह के काम होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग बात देख ले इसका। अच्छा, इसी का हम बता दें कि सिविल इंजीनियरिंग में एक स्पेशल सब्जेक्ट ही है, दैट इज कॉल्ड टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वहाँ चूंकि ज़्यादा यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथ एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लास्ट 5 मिनट में देख लीजिए स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट से ही अब जैसे बेसिकली यदि हम बात करें स्कोप ऑफ सॉम की, ठीक है ना, तो स्कोप इसकी बात करते हैं। तो स्कोप का मतलब ये है कि हमने जैसे बताया कि मैकेनिक्स में क्या है आपका मोशन, मैकेनिक्स में क्या है मोशन, और यदि आप ज़्यादा लोड लगा रहे हैं और हो गया क्या आपका डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन दैट मीन्स वहाँ मोशन नहीं हो सकता है। ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जो है हेवी ट्रक आ गया, कितना भी लोड लगा दिए तो ब्रिज का मोशन नहीं होगा ना, क्या होगा डिफॉर्मेशन। कोई आपके घर में दीवार है, दीवार पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए, जैसे ये है आपका, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो इसके अंदर मोशन तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा डिफॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मोशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ मोशन हो गया, लेकिन इसके ऊपर आप कंप्रेशन फोर्स लगा देंगे तो मोशन तो होगा नहीं। घर में दीवार में ईंट लगा हुआ, ईंट में मोशन थोड़ी होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पर आ जाता है क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, तब आपको मशीन डिजाइन करने में या प्रोडक्ट डिजाइन करने में आसान हो जाता है, सहूलियत हो जाती है, ठीक है। जब आप मशीन डिजाइन पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप फिनाइट एलिमेंट मेथड एक जो है सब्जेक्ट है, फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस, मटेरियल की, टावर की, एयरक्राफ्ट मटेरियल की, बॉयलर मटेरियल की, ये सब मटेरियल के जहाँ टू मच हेवी लोड लगते हों उनकी एनालिसिस करते हैं एफईए के थ्रू, तो वहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है। फिर आपको वाइब्रेशन एनालिसिस करना है मान लीजिए, तो वहाँ पर भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है ओरिजिन क्या है, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स से ही जो है मोशन हुआ, लेकिन मोशन ना होकर के जब डिफॉर्मेशन होने लगा तब हम क्या पढ़ लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड इसी सब्जेक्ट का नाम सॉलिड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इसी को बोलते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, और इसी स्ट्रेंथ को न्यूमेरिकली जो है हम लोग डिफाइंड किए हैं क्या स्ट्रेस, ठीक है ना, फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम लोगों ने निकाला है। फिर स्ट्रेस जब होगा तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेन भी होगा, ठीक है। फिर स्ट्रेन और स्ट्रेस समझाने के बाद जो है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जो है मटेरियल भी हमने आपको बताए हैं। क्या बताए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेसिकली इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है।
कि हाउ दी मटेरियल बिहेव्स अंडर दी एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ठीक है, फिर ये हमने निकाला है डिफरेंट आपको हमने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बताया, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, क्रीप, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए, थोड़ा बहुत डिफाइंड किए। उसके बाद जो है हमने आपको बताया सिलेबस क्या है। सिलेबस तो एक ओवरव्यू हमने दिया कि डिफरेंट चीज़ें जो ये आज जो हमने बताया, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में कवर करता हो या किसी यूनिवर्सिटी में एक आध कोई टॉपिक छूट रहा हो। यदि कोई टॉपिक छूट रहा हो तो अपन कवर करेंगे, लेट मी नो, आप बता दें कि हाँ सर ये टॉपिक छूट रहा है, आप पढ़ा दें तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक ना। और फिर हमने बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ करके आपको मिलेगा क्या, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो एप्लीकेशन इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, एक नहीं अनेक इसका एप्लीकेशन है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हमने इसका कुछ स्कोप बताया कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली एक सब्जेक्ट नहीं, आपके सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का क्या है, फाउंडेशन है। ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपका ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेंगे, फाउंडेशन कमजोर रहेगा सारे सब्जेक्ट कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में तीन धारा है, ठीक है ना। एक है डिजाइन, एक है थर्मल और एक है प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन और डिजाइन तो बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का होना ही नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इम्पोर्टेंस आप समझ पाए होंगे। और हम लोग जो कवर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें तो कवर करेंगे ही करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज मिलेंगे आपको। क्या सीक्वेंस वाइज मिलेगा पहला चीज़, और हर टॉपिक का जो है सेपरेट न्यूमेरिकल भी मिलेगा, सेपरेट न्यूमेरिकल भी हर टॉपिक के ऊपर, और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इनकेस कोई भी टॉपिक छूट जाता है, कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर इट, मैं कवर करूँगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको लगभग 300 प्लस वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। इन सभी वीडियोज को जब भी आपके पास समय मिलता है खूब देखिए, पढ़िए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ों को मैं आपको आप तक पहुँचा पाऊँ उन चीज़ों को। और आप मेल भी कर सकते हैं dr.jkpande14@gmail.com। ठीक है, तो प्लीज़ जो है इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब तो नहीं करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, सब्सक्राइब तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो कर ही चुके होंगे। तो आज यहीं तक लगभग 40 मिनट का जो है ये वीडियो हो चुका है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अच्छा वीडियो था। और फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन और ये सारे जो सिलेबस हमने आपको बताए हैं, सारी सिलेबस धीरे धीरे हम कवर करेंगे। लगभग 300 वीडियो बनेंगे आपके इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, हर वीडियो मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, be healthy and keep smiling. It is my wish. Thank you. Wish you all the best. Thank you very much.